शुरू करेंगे। देखेंगे 11 नंबर जो था आपका क्या था, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर दो ताकि आप लोग को अच्छे से दिखेगा। चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट क्या कहती है? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में बच्चों पर पड़ने वाले गंभीर जल संकट प्रकाश डाला गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया है से दक्षिण एशिया में बच्चों पर पड़ने वाले गंभीर जल संकट पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, दक्षिण एशिया में लगभग 350 मिलियन बच्चे उच्च या अत्यंत उच्च पानी की कमी से जूझ रहा है, जो दुनिया के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो रिपोर्ट आई है, कहाँ के बच्चों को कवर किया गया इस रिपोर्ट में? कहाँ के? दक्षिण दक्षिण बिल्कुल एशिया। दक्षिण एशिया का। ठीक है, ध्यान रखेंगे दक्षिण एशिया के बच्चों को कवर किया है। कितने बच्चे जो है अत्यंत उच्च पानी की कमी से जूझ रहे हैं? तो 350 मिलियन। कितने बच्चे जूझ रहे हैं? तो 350 मिलियन। आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, यूनिसेफ के विश्लेषण पे आधारित रिपोर्ट के अनुसार पूरे दक्षिण एशिया में 70 मिलियन बच्चे, ठीक है, सूखा प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल भीतों में अत्यधिक पानी भर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 70 मिलियन बच्चे जो है सूखा प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल भीतों में अत्यधिक पानी भर गया, मतलब पानी नहीं है। ठीक है, टोटल 350 मिलियन बच्चे हैं, जो कि जिनमें से 70 मिलियन बच्चे जो है कहाँ रहते हैं? तो सूखा प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी किया गया है। बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता सकते हैं क्या होगा यूनिसेफ का फुल फॉर्म? नेशन इनिशिएटिव। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव ऑफ चाइल्ड एजुकेशन एंड। बल्कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है। ठीक है, इनिशिएटिव वगैरह नहीं होता, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? 1945। 1946 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1946 में स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। न्यूयॉर्क में होगा। वैसे जिस हर स्टेट, हर मतलब देश में भी इसका हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, सॉरी, हर देश में इसका ऑफिस होता है, लेकिन वैसे मुख्यतः न्यूयॉर्क में है। ठीक है, 1946 में स्थापना बच्चों के लिए ही मूलतः मतलब काम करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है से रिपोर्ट यूनिसेफ के बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक घटकों पर आधारित है, यानी पानी की कमी और जल भेद्यता, पानी की कमी और पेयजल सेवा की पहुंच की कमी का संयोजन बताया गया है। इसमें मतलब कितने बच्चे प्रभावित है? तो देखेंगे लगभग 1 अरब बच्चे उच्च या अत्यधिक उच्च जल तनाव से ग्रसित हैं। भारत, नाइजर, इरिट्रिया, यमन और बुर्किना फासो में बच्चों का समग्र रूप से उच्च तथा अत्यंत जल भेद्यता का जोखिम सबसे अधिक है। मतलब इसमें भारत का भी नाम है, इसलिए हमारे लिए डाटा इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में भारत को भी शामिल किया। भारत है, नाइजर है, इरिट्रिया है, यमन है, बुर्किना फासो है। बच्चे विशेष रूप से कम आय वाले समुदायों में जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, ये रिपोर्ट आया है जिसमें से बच्चों के लेकर आया है। मुख्यतः मतलब इसकी रिपोर्ट का नाम है बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक रिपोर्ट, जिसमें से कौन कौन देश को शामिल किया गया है? जहाँ पे 1 अरब से अधिक बच्चे की बात करें उच्च जल तनाव से मतलब प्रभावित है। इसमें भारत है, नाइजर है, इरिट्रिया है, यमन है और मतलब क्या है, बुर्किना फासो है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे क्या है, स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए सीख रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन के लिए सीख रिपोर्ट जारी की गई। किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया। किसने जारी किया है? तो नीति आयोग ने, ठीक है, जारी किया है। ये झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में शिक्षा में मानव पूंजी को बदलने के लिए सतत कार्रवाई परियोजना पे कार्यान्वयन का परिणाम रिपोर्ट है। ठीक है, तो स्कूली शिक्षा पे बड़े पैमाने पे एक लर्निंग रिपोर्ट जारी किया गया, शीख रिपोर्ट जारी किया गया है। जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग। ठीक है, कहाँ पे काम करेगी? तो झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में शिक्षा में मानव पूंजी को बदलने के लिए सतत कार्रवाई परियोजना कार्यान्वयन पर परिणाम रिपोर्ट है। बात करेंगे समान नामांकन के बावजूद भारत में चीन की तुलना में 5 गुना अधिक स्कूल है। ठीक है, नामांकन हमारे यहाँ मतलब बात करेंगे बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे समान नामांकन के बावजूद भारत में चीन की तुलना में, ठीक है, भारत में चीन की तुलना में 5 गुना अधिक स्कूल है। ठीक है, ध्यान में कई भारतीय राज्यों में 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में 60 से कम छात्र नामांकित है। मतलब समझ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे मतलब, ठीक है, वहां पे मतलब 50% मतलब आधे से अधिक स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है? छात्र मतलब मात्र 60 से कम बच्चे हैं। मतलब डेट मीन समझ रहे हैं, मतलब बच्चे स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे चीन की जनसंख्या
देखेंगे तो ठीक ठाक हमारे बराबर है, लेकिन फिर भी वहां से 50 गुना ज्यादा स्कूल हमारे पास है। 50 गुना बोल रहे, सॉरी, 5 गुना 5 गुना ज्यादा है। स्कूल है हमारे पास, ठीक है, लेकिन फिर भी बच्चे जो है स्कूल तक नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर लगभग 2 से 5 लाख अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। शिक्षा के अधिकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल है, मतलब टीचर जो है सो मतलब बात करेंगे प्राथमिक स्तरों पर लगभग 2 से 5 लाख अप्रशिक्षित टीचर मतलब ट्रेन नहीं है, ठीक है। झारखंड ने, ठीक है, 4380 स्कूल में विलय कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं में कमी के माध्यम से 400 करोड़ रुपए की बचत हुई। इस प्रकार संसाधनों का अनुकूलन हुआ, मतलब समझ रहे, जहाँ पे बच्चे कम थे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ए स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे स्कूल बी है, ठीक है, यहाँ पे 60 बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे 70 बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन इसके में मान लीजिए कम से कम किसी भी स्कूल का तो कम से कम 150-200 क्षमता तो होता ही है ना, तो ये दोनों को विलय कर दिया गया, ठीक है, दोनों का विलय करके दोनों का एक स्कूल बना दिया गया, बच्चे का भी विलय हो गया, टीचर का भी विलय हो गया, तो इससे मतलब क्वालिटी एजुकेशन भी उनको दिया जा सकता है, और इससे मतलब सरकार मतलब बजट में भी अपना कटौती कर सकती है। इस तरह के 400 करोड़ रुपए की बजट हुई, इस प्रकार संसाधनों का अनुकूलन हुआ है, ठीक है। तो ये झारखंड की सरकार ने किया है, यहाँ पे 4380 स्कूलों का मतलब झारखंड में विलय कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे जनजातीय क्षेत्रों में बात करेंगे तो ऐसे ऐसे स्कूल जहाँ 20 बच्चे 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और शिक्षक भी नहीं है ढंग के, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह 50% अधिक प्राथमिक स्कूल में बात करेंगे 60 से कम छात्र नामांकित है, ठीक है। तो ये स्कूली शिक्षा पे बड़े पैमाने में परिवर्तन की एक रिपोर्ट आई है, जो कि किसने जारी किया था, नीति आयोग ने जारी किया है। अब चलेंगे यहाँ पे राज्य राज्य वित्त की स्थिति का 23-24 की रिपोर्ट आ गई, ठीक है। जारीकर्ता कौन है, तो पी आर एस लेजिस्लेटिव रिसर्च जो है इसको जारी किया है। क्या है इसमें, तो राजस्व प्राप्तियों की स्थिति, राज्यों की राजस्व प्राप्तियां महामारी पूर्व स्तर पर वापस आ गई है, ठीक है, मतलब राजस्व मतलब बात करेंगे राजस्व प्राप्तियों की स्थिति की बात करें, राज्यों की राजस्व प्राप्तियां महामारी पूर्व स्तर पर वापस आ गई, मतलब कोरोना से पहले वाली स्थिति पे फिर से मतलब वापस आ गई है। राजस्व घाटा की बात करें, केंद्र द्वारा राजस्व घाटा अनुदान के बावजूद कई राज्यों में राजस्व घाटे का सामना कर पड़ना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब राजस्व घाटा फिजिकल डिफिसिट जो होती है, ठीक है, वो अभी भी मतलब वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है, जबकि केंद्र ने मतलब कई अनुदान भी बहुत सारे राज्यों को मतलब दिए हैं। जीएसटी पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसको जीएसडीपी कहते हैं के प्रतिशत के रूप में राज्य माल और सेवा कर, ठीक है, एस जीएसटी संग्रह प्री जीएसटी स्तर से नीचे बना हुआ है। जीएसटी मुआवजा अनुदान जून 2022 में समाप्त होने से कुछ राज्यों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, ठीक है, जब कोरोना वगैरह था तो सरकार मतलब जीएसटी पे मतलब मुआवजा वगैरह भी देती थी, अब ये समाप्त कर दिया गया, 2000 जून 2022 में समाप्त कर दिया, तो कई राज्यों पे इसका अनुकूल प्रभाव आपको देखने को मिला है। सब्सिडी पर व्यय की बात करें तो पिछले कई वर्षों में राज्यों ने अपने राजस्व का 8 से 9% सब्सिडी के रूप में आवंटित किया, मुख्य रूप से बिजली के लिए, ठीक है। तो राज्य जो है सो मतलब क्या कर रहा है, पिछले कई वर्षों में राज्यों ने अपने राजस्व का कितना प्रतिशत, 8 से 9% सब्सिडी के रूप में आवंटित किया, मुख्य रूप से इसमें किस पे, तो बिजली पे किया है। विभिन्न राज्यों में गैर योग्यता वाली वस्तुओं के लिए सब्सिडी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ध्यान रखें, बिजली वितरण कंपनियां, ठीक है, 2021-22 में अगर बात करेंगे तो राज्य में, ठीक है, बिजली वितरण कंपनियां जिसको डिस्कॉम्स नाम रखा गया, अब क्या होगा इसका संक्षिप्त नाम को, तो मतलब डिस्कॉम्स का क्या हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूटर अब कुछ होगा, ठीक है, ध्यान में रखें, बिजली वितरण कंपनियां का शॉर्ट नाम लिखा है। ने वित्तीय घाटे में कटौती की है, लेकिन कई कंपनी अभी भी पर्याप्त कर्जे में, ठीक है, सरकार के अनुदान देने के बाद में वित्तीय घाटे में मतलब कटौती की गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनियां जो सभी भी मतलब क्या है, नुकसान में है, ठीक है। यह राज्यों के लिए आकस्मिक दायित्व है कि वित्तीय जोखिम पैदा करता है, ठीक है, यह राज्यों के लिए आकस्मिक दायित्व है कि वो वित्तीय जोखिम पैदा करता है। राज्यों द्वारा पूंजी परिव्यय की बात करेंगे तो राज्यों में उच्च स्तर पर प्रतिबद्ध व्यय और लगातार राजस्व घाटा बना हुआ है, जिससे पूंजी परिव्यय की बाधित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाल फिलहाल में देखेंगे वित्त को बंटवारा के लेकर केंद्र सरकार पे तो भेदभाव का भी आरोप लगा है, ठीक है। अभी तमिलनाडु का मतलब एक मतलब वहां पे उप मुख्यमंत्री का जो भाई है उसने बोला से तमिलनाडु मतलब कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक का मतलब जो है एक उप मुख्यमंत्री के क्या नाम है, डीके शिव कुमार, उसके भाई ने भी बोला सर सरकार मतलब जीएसटी को बंटवारे के लेकर मतलब क्या भेदभाव कर रही है, ठीक है, तो ऐसे में मतलब सारे दक्षिण भारत को राज्यों के क्या करना चाहिए, एक अलग से देश बना लेना चाहिए, ठीक है, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कही गई। लेकिन आप देखेंगे 2022 तक आप देखेंगे तो सरकार ने विभिन्न राज्यों को बहुत सारा अनुदान भी दिया है ताकि कोरोना जैसे चीजों से निकल कर चले जाए, ठीक है, लेकिन 22 के बाद अगर गवर्नमेंट ने बंद किया तो उसके बाद थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव जो देखने को पड़ रहा है बहुत सारे राज्यों में आपको देखने को पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए मतलब राज्य की वित्त स्थिति 2023-24 की रिपोर्ट आई है, जारीकर्ता पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने जारी किया। इतना आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है, पर ध्यान में रखिएगा सब्सिडी पे बात करेंगे वे के तो मुख्य रूप से 7 से 9% सब्सिडी के लिए आवंटित किया जाता है, और मुख्य रूप से बड़ा इसका चंक जो है सो कहाँ जाता है, बिजली के लिए जाता है, ठीक है।
ध्यान रखें, बिजली कंपनी को सब्सिडी देने के बाद भी बहुत सारा बिजली कंपनी अभी भी मतलब क्या है, नुकसान में है। अब यहाँ पर पेरिस समझौते संश्लेषण रिपोर्ट 2023 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, ठीक है, किसने जारी किया है? तो यूएनएफसीसी। क्या होता है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। क्या होता है इसका? For climate change. हाँ ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विश्व पेरिस समझौते के लक्ष्यों में मतलब देखेंगे तो यहाँ पे भटकाव देखने को मिला है। नवीनतम एनडीसी को लागू करने से, ठीक है, 2010 के स्तर के सापेक्ष 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 8 दशमलव, ठीक है, 8% की मतलब वृद्धि देखी गई है। पेरिस समझौते के लक्ष्य की बात करेंगे, को प्राप्त करने के लिए 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक मतलब उत्सर्जन की 45% कटौती की आवश्यकता है। पेरिस बात करेंगे, पेरिस समझौता मुख्य रूप से पर्यावरण के लिए है। तो यहाँ पे मतलब करना क्या है, कमी करना 45%, 2010 से लेकर 2030 तक मतलब कमी करना है। लेकिन अभी तक वर्तमान में देख रहे तो 8.8% की वृद्धि ही हो गई। करना था कमी, लेकिन हो गया वृद्धि। ठीक है, ध्यान रखो, उत्सर्जन में कितना परसेंट का कमी करना है? 45% की कटौती करना है। ठीक है, 2010 से लेकर 2030 तक 20% में। लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया, 8.8% की वृद्धि देखी गई है। स्वदेशी लोग और स्वदेशी लीग और स्थानीय समुदाय की बात करें, 40% पार्टियों ने, ठीक, एनडीसी के अनुकूल घटकों में स्थानीय समुदाय की भूमिका और स्वदेशी लोगों के अधिकारों को रेखांकित किया है। ठीक है, इसमें स्वदेशी लोगों की विशिष्ट कमजोरियों को संबोधित करना, जलवायु प्रयासों को बढ़ाने के लिए स्वदेशी ज्ञान के उपयोग के महत्व पे भी मतलब जोर देना है। ठीक है, लीग संवेदनशील दृष्टिकोण की बात करेंगे तो पार्टियां अपनी जलवायु कार्रवाई की महत्वाकांक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए साधन के रूप में लीग एकीकरण को तेजी से मतलब क्या कर रही है, पहचान कर रही है। ठीक है, तो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब 45% की कटौती करना, ये डाटा आपके लिए भी है। बाकी सब और भी चीज सब वैसे ही लिखा हुआ है, उतना ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन ध्यान में रखिएगा। यूएनएफसीसी सचिवालय ने मतलब ये निर्देश जारी किया था पेरिस समझौते में, मतलब कितना करना, उत्सर्जन का मतलब 40-45% तक कटौती करना है 2010 से लेकर 2030 के बीच में। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसमें क्या देखी जा रही है? फिलहाल इसमें वृद्धि देखी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट आया है। ठीक है, किसने जारी किया? तो यूएनईपी ने जारी किया है। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। ठीक है, पेरिस समझौते के अनुकूल ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करके, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस को आगे बढ़ाने के प्रगति को ट्रैक करेगा। मतलब कितना, 2 डिग्री सेल्सियस से कितना पर रखना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस को सीमित करना है। ठीक है, इससे वर्ष 86 के दिन, इससे वर्ष 86 दिन तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। ठीक है, वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन, ठीक है, जीएचजी का फुल फॉर्म Geographically. ग्लोबल, क्या लिख देते हैं ये Greenhouse लोग? gas. हाँ, ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2021 से 2022 तक, ठीक है, 1.2% की वृद्धि हुई, जिसे जीवाश्म ईंधन दहन और औद्योगिक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से योगदान रखती है। ठीक है, यदि मौजूदा नीतियां जारी रही तो ग्लोबल वार्मिंग 3 सेंटीमीटर तक सीमित रहने का अनुमान है। ठीक है, जो कि करना कितना है? 1.5 सेंटी पर लाना है, लेकिन ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा। बर्फ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से क्या होगा? बाढ़ आएगी, बाढ़ की समस्या आएगी, तरह तरह की दिक्कतें उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना। भारत से संबंधित निष्कर्ष देखें तो 2022 में G20 में, ठीक है, ग्लोबल जीएचजी मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1.2% की वृद्धि हुई। ठीक है, ध्यान रखें, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमेरिका में वृद्धि हुई, लेकिन ब्राजील, यूरोपीय संघ और रूस में कमी पाई गई। कहाँ कहाँ पे वृद्धि हुई? तो ध्यान रखें, चीन में वृद्धि हुई। G20 नेशन की बात करो, भारत में, इंडोनेशिया में, संयुक्त अरब अमेरिका में वृद्धि होती है, लेकिन ध्यान में रखो कहाँ पे मतलब कमी पाई गई? ब्राजील में, यूरोपीय संघ और रूस में कमी पाई गई। आज आज तक भारत ने वार्मिंग में केवल 5% का योगदान दिया है। ठीक है, हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा तो योगदान नहीं है। ज्यादातर योगदान किसका है? जो बहुत अधिक डेवलप नेशन है, उन लोगों ने ज्यादातर ग्लोबल वार्मिंग में किया है, लेकिन उसका भुगतना तो सब पे पड़ रहा है ना। अगर प्रदूषण अगर होगा, ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो मतलब उन, इसमें मालदीव का क्या गलती है? मालदीव जैसा छोटा देश, नेपाल जैसा छोटा देश, भूटान का क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, लेकिन भुगतना तो इनको भी पड़ेगा ना। ग्लोबल वार्मिंग में भूटान, मालदीव ये सब का 0% का योगदान होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हुआ, इंडस्ट्री ही नहीं डेवलप हुई, पूरा नेचर के ऊपर इन लोग का अर्थव्यवस्था है, लेकिन भुगतना सबको पड़ेगा। ठीक है, भारत की वर्तमान नीति होगा, ठीक है, एनडीसी प्रतिज्ञाओं के बीच, ठीक है, कार्यान्वयन में 8% का अंतर आपको देखने को मिलता है।
ठीक है, तो लगभग आज तक भारत ने ग्लोबल वार्मिंग में केवल 5% का ही योगदान दिया है, ठीक है, टोटल। इंटरकनेक्टेड आपदा जोखिम रिपोर्ट आ गई 2023, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ने पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित किया गया। भारत में भूजल की कमी के चरम बिंदु तक पहुंचने के करीब है। मतलब हमारे यहाँ बात करेंगे भूजल, भूजल समझते हैं ना क्या होता है? लैंड वाटर जो होता है उसके एकदम मतलब कमी के चरम बिंदु पे हम लोग पहुंच गए हैं। दुनिया के 31 प्रमुख जल भृतों, ठीक है, जल भृत का मतलब भूमिगत जलाशय में से 27 उनकी भरपाई की तुलना में तेजी से कम हो रहे हैं, ठीक है। पंजाब और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में 2025 तक गंभीर रूप से कम भूजल उपलब्धता का अनुभव होगा। मतलब गंभीर रूप से भारत जैसा देश जो है जल संकट को मतलब क्या करने वाला है, झेलने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए, 31 प्रमुख जल भृतों में से 27 उनकी भरपाई की तुलना में तेजी से कम हो रहा है। अत्यधिक जानकारी की बात करेंगे तब पर्यावरण टिपिंग बिंदु पृथ्वी की प्रणालियों में, ठीक है, महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जिनके पार अचानक और अक्सर अपरिवर्तनीय परिवर्तन होते हैं। विश्व का लगभग 30% ताजा पानी भूजल के रूप में संग्रहित है। कितने परसेंट? 30% पानी की बात करेंगे, ताजा का 30%, टोटल पानी का 30% नहीं, कितना प्रतिशत ताजा पानी है, ठीक है। ताजा पानी जो होगा ज्यादा नहीं होगा, उसका 30% जो होगा, ठीक है, भूजल के रूप में आपको देखने को मिलता है। भूजल की अत्यधिक पंपिंग के कारण पृथ्वी की धुरी प्रतिवर्ष, ठीक है, 4.36 सेंटीमीटर घूम गई पंपिंग की वजह से, मतलब पानी निकालने की वजह से। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है, ठीक है, ध्यान। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगी उपयोग करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक है। मतलब जितना संयुक्त राज्य अमेरिका यूज करता है और चीन यूज करता है ना, दोनों को जोड़ देने के बाद भी मतलब भारत क्या होता है, सबसे बड़ा नेशन होता है जो कि भूजल का मतलब लैंड वाटर का सबसे ज्यादा मतलब क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है। और दुनिया का, विश्व का लगभग कितना प्रतिशत ताजा पानी मतलब भूजल के रूप में है, तो क्या बताएंगे? तो लगभग ध्यान रखें 30%, ठीक है। ताजा पानी कहने का मतलब बर्फ भी है, ग्लेशियर भी है, सबके सब ताजा पानी में आता है, ठीक है। ग्लेशियर भी ताजा पानी का एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा स्रोत होता है, ठीक है। और उसमें से 30% की बात करें टोटल का भूजल के रूप में है। अब यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट आई है, ठीक है, जारी कर लैसेंट ने जारी किया। किसने जारी किया है? लैसेंट ने जारी किया। अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम दक्षता में कमी आएगा, वैश्विक संभावित नुकसान 2022 में, ठीक है, $863 था, $863 बिलियन था। अब क्या है, तो मतलब आप देखो, जैसे ठंडा के समय में लोग अधिक काम कर लेते हैं, ठीक है, अब इतना भी ठंडा न रहे से हाथ ही नहीं चले, लेकिन नॉर्मली गर्मी के तुलना में काम हमेशा ठंडा कर में ज्यादा होता है कि नहीं है? मौसम अगर अनुकूल रहेगा तो काम तो अच्छा होगा ना, लेकिन अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण, ठीक है, मतलब आपको देखेंगे तो स्वास्थ्य में जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार कहते हैं ऐसे श्रम दक्षता में कमी आई है, ठीक है। अधिक गर्मी पड़ेगा, लोग काम नहीं कर पाएंगे, और जब श्रम दक्षता में, जब श्रम क्षमता में जब कमी आएगी तो क्या होगा, वैश्विक संभावित नुकसान किया आएगा। तो इस अनुसार अगर बात किया जाए तो 863 बिलियन का आपको नुकसान आपको देखने को मिला है। अरे सिंपल सा, आपने नॉर्मली बहुत ज्यादा धूप रहेगा तो लोग खेत में ज्यादा काम कर पाएंगे? नहीं काम कर पाएंगे, ठीक है। 1 घंटा काम करेंगे, आधा घंटा रेस्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई मौसम जो अनुकूल रहेगा, धूप नहीं रहेगा, गर्मी कम रहेगी, तो लोग कंटिन्यूअस में काम कर सकते हैं। तो अत्यधिक गर्मी पड़ने से भी मतलब क्या होता है, पर्यावरणीय तो नुकसान तो है ही, साथ में आर्थिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ता है, ठीक है। तो वही एक रिपोर्ट है, लेसेंट ने रिपोर्ट प्रकाशित किया, जिसके अनुसार आप देखोगे तो $863 बिलियन का नुकसान हो गया। संभावित नुकसान है ये, ठीक है, वैश्विक, ठीक है, पूरे विश्व की, ठीक है। चलिए, तो ये जो था आपका, ये जो सेक्शन जो था, ठीक है, सूचकांक वगैरह, ठीक है, इससे पीटी वगैरह के प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट एवं सूचकांक। उसका अगला टॉपिक जो है इसमें देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है, तो उसको करा के सेट करवाएंगे अभी, ठीक है। ज्यादा नहीं है, ठीक है, 8 क्वेश्चन है, मैं करवा देता हूँ, ठीक है। 8 ही क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे, सैन्य सुरक्षा से, ठीक है। वैसे भी मारपीट की बात होगी जिसमें आप लोग को बहुत मन भी लगता है, ठीक है। अभ्यास की बात करेंगे, कुछ कह रहे हैं क्या? हम्म अभ्यास की बात करेंगे तो अभ्यास किया गया, इसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। क्या नाम है अभ्यास का? हरिमाऊ शक्ति, ठीक है। हरिमाऊ शक्ति किसके किसके बीच में हुआ, तो ध्यान रखें, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मलेशिया की सेना के बीच में हुआ है। किसके सेना के बीच में हुआ है? भारत और मलेशिया के सेना के बीच में हुआ है। हरिमाऊ शक्ति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटी में आ सकता है। कैसा है, तो बहुपक्षीय नहीं, त्रिपक्षीय नहीं, दो पक्षीय है, ठीक है, ध्यान रखें। कहाँ पे हुआ है, तो मेघालय में हुआ। मेघालय में कहाँ पे हुआ? उमरोई में हुआ। कहाँ पे हुआ मेघालय के? उमरोई उमराई में छावनी हुआ है, में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यह 2022 में पुलाई कुलुआंग मलेशिया में आयोजित पिछले संस्करण का अनुवर्ती है। ये 2022 में बात करेंगे तो मलेशिया में हुआ था, 2023 में कहाँ पे हुआ, तो भारत में हुआ। भारत के कहाँ पे हुआ है?
उमरोई मेघालय में। वही जब देश मान से लो। बाहर जब एक्सरसाइज हो ना, तो बस उस देश का नाम याद रखिए कहाँ पे हुआ, लेकिन भारत में जहाँ पे एक्सरसाइज होता है, तो भारत के अलावा, ठीक है, देश भारत के अलावा उस स्थान का भी नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अगर पूछा जाएगा हरिमऊ 2022 कहाँ पे हुआ है, हरिमऊ मलेशिया। हरिमऊ 2022 कहाँ पे हुआ, तो मलेशिया में, ठीक है। लेकिन बोला जाएगा 23 कहाँ पे हुआ है, तो भारत में हुआ। भारत में कहाँ पे हुआ, तो ध्यान में रखिए, उमरई में हुआ है। कहाँ पे हुआ, उमरई मेघालय में हुआ। कैसा है, तो दो पक्षीय है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चौथा गोवा मैरीन टाइम कॉन्क्लेव, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा मैरीन टाइम कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित किया, ठीक है। कौन है आयोजक है, तो भारतीय नौसेना इसका आयोजक है। कहाँ पे हो रहा है, गोवा में हो रहा है। क्या है इसका थीम, क्या है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोगात्मक समन्वय ढांचे में परिवर्तित करना। प्रतिभागी देश की बात करें, 12 हिंद महासागर के तटवर्ती क्षेत्र वाले देश इसमें शामिल हुआ है। बांग्लादेश शामिल है, कोमोरोस शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, मेडागास्कर शामिल है, मलेशिया शामिल है, मॉरिशस शामिल है, म्यांमार शामिल है, सेशल शामिल है, सिंगापुर शामिल है, श्रीलंका शामिल है, थाईलैंड शामिल है, ठीक है। तो ज्यादा घुमाना होगा तो ये भी पूछ सकता है, से बताइए चौथा गोवा मैरीटाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन गोवा में हुआ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बोल देगा इसका उद्घाटन मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। तीसरा बोल देगा मतलब इसमें मुख्यतः इसका थीम की बात करें, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं का स्वगात्मक समन्वय ढांचे में परिवर्तित करना है, ठीक है। इनमें से प्रमुख देश जो शामिल हुआ, जो भारत के पड़ोसी देश में बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका और मतलब सिंगापुर शामिल हुआ, ठीक है। इस तरह का प्रश्न देंगे तो इसमें एक गलत रहेगा, तो ध्यान रखिए इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया था, न कि मतलब मोदी जी ने किया था, जो कि मैंने अभी बोला, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसका है, नेवी का है। किसका एक्सरसाइज है, नेवी का है। नेवी। हिंद महासागर में अपनी शक्ति को मजबूत करना है, इसलिए किया गया। 12 नेशन के द्वारा पार्टिसिपेट किया, जो कि हिंद महासागर के तटवर्ती है, ठीक है। इसमें से हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी म्यांमार, हमारा पड़ोसी श्रीलंका को भी मान सकते हैं, इंडोनेशिया भी बहुत दूर नहीं है भारत से। इन सभी राज्यों ने मतलब क्या क्या शामिल किया, ठीक है। इन सभी देशों ने, जिसमें से कुछ एशियंस कंट्री है और कुछ बात करेंगे तो कैसा है, अफ्रीकन कंट्री है। जैसे एक बात करें मॉरिशस, मॉरिशस वो कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। अफ्रीका में। ध्यान में रखेंगे। आप देखें चेतक हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर क्या है, तो भारतीय सेना ने 2027 से चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना शुरू कर दिया है, ठीक है। भारत सरकार 2027 के बाद, ठीक है, इन हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर या फिर चीता हेलीकॉप्टर को बनाया किसने, तो हेल ने बनाया, ठीक है। HAIL, एच क्या होता है, HAL ने बनाया, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। HAL क्या होता है, HAL ने एच ए बनाया, ठीक एल। है। इसका निर्माण कब हुआ था, इनका निर्माण 1962 में फ्रांस की मदद से शुरू किया गया था। सियाचिन का ऑपरेशन के लिए चीता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। सियाचिन में ऑपरेशन करने के लिए चीता हेलीकॉप्टर का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से बता, 2027 के बाद, ठीक है, चरणबद्ध तरीके से बंद करेगी, मतलब सीधे नहीं, मतलब बंद कर देगी। चरणबद्ध तरीके से बंद होता है, जैसे हेलीकॉप्टर का जरूरत तो सेना को पड़ेगा ना, जैसे 5 चेता को बंद किया, तो 5 चेता की जगह पे कोई दूसरा हेलीकॉप्टर प्रयोग में आने लगा, ठीक है। फिर दूसरा आ गया तो फिर आगे 5 को बंद करेंगे, फिर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब किया जा रहा है। LCH, ठीक है, LCH, ठीक है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ठीक है। क्या होता है, प्रचंड, क्या है इसको, प्रचंड क्या है, प्रचंड क्या है, हेलीकॉप्टर है। अगर प्रचंड अगर हेलीकॉप्टर है, प्रबल क्या है, ठीक है, प्रबल क्या है, ये प्रबल रिवॉल्वर है। ये रिवॉल्वर है, ठीक है। प्रचंड हेलीकॉप्टर है, प्रबल क्या है, रिवॉल्वर है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्या खटखट कर रहे हैं आप लोग, हाँ। इसने सफलतापूर्वक उद्घाटन फायरिंग को अंजाम दिया है, ठीक है। LCH प्रचंड वाला पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया, ठीक है। प्रचंड को भी किसने डिजाइन किया है, तो हेल ने ही डिजाइन किया है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, प्रचंड हेलीकॉप्टर है, ध्यान में रखना है कैसा है, LHC, ठीक है, सॉरी, LCH LC। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ठीक है। 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, ठीक है, प्लस हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो जाकार्ता में हुआ है, ठीक है। आसियान का बैठक कहाँ, आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुआ है, जाकार्ता में हुआ है, ठीक है। ADMS आसियान में, ठीक है, सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहकारी तंत्र है, ठीक है। ध्यान रखिए, बस रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है आसियान देशों के, ठीक है। कहाँ पे हुआ, जाकार्ता में हुआ है, ठीक है। 14वां ब्रज प्रहार अभ्यास हुआ, तो ब्रज प्रहार किसके साथ होता है, USA के साथ होता है। किसके साथ होता है ब्रज प्रहार, तो USA के साथ होता है, USA। ठीक है।
भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास उमरोई मेघालय में हुआ। ये भी कहाँ पे हुआ है? उमराई मेघालय में। मेघालय में हुआ है, ठीक हाँ है। वो ये हरिमोह शक्ति कहाँ पे हुआ था? हरिमोह शक्ति यूपी में कहाँ पे हुआ था? उमराई हरिमोह मतलब शक्ति वो भी मतलब वहीं पे उमराई हुआ में। था, ठीक है। ये भी आपको कहाँ पे हुआ था? हरिमई शक्ति के बाद ब्रजबरार भी हुआ है। हरिमोह शक्ति मलेशिया के साथ हुआ था, ये किसके साथ हुआ? यूएसए के साथ हुआ है, ठीक है। ध्यान रखें, इसका उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों का मतलब क्या करना है? तो साझा करना है, ठीक है। ध्यान में रखना। आप चलेंगे आगे, चलेंगे आगे, क्या प्रश्न है? ठीक है, क्या कर रही है आप लोग? चीन और पाक सीमा पे S-400 मिसाइल को तैनात कर दिया गया, ठीक है। S-400 क्या है? S-400 की बात करेंगे तो एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये? एयर रसिया का। डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। हमने खुद नहीं बनाया, रसिया से खरीदा है। किसे खरीदा हमने? रसिया। रसिया से खरीदा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने चीन पाक सीमा पे S-400 मिसाइल यूनिट तैनात की है। यह 400 किलोमीटर की दूरी, निगरानी सीमा 600 किलोमीटर तक है, हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकती है, ठीक है। यह 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेद सकती है। यह रूस द्वारा विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मोबाइल मिसाइल तकनीक है, ठीक है। ध्यान में रखिए, कैसे मार करेगी? सतह से हवा में मार करेगी, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। क्या होगा? तो ये ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित सभी प्रकार के हवाई हमलों को रोक सकता है। मतलब भारतीय सेवा में, मान ली भारतीय सीमा में कोई प्रवेश करेगा, कोई मिसाइल प्रवेश करेगा, ड्रोन प्रवेश करेगा, रॉकेट प्रवेश करेगा, लड़ाकू जेट प्रवेश करेगा, तो सबको रोक देगा, ठीक है। एक बार में उड़ा सकता है उसको, ठीक है। कितनी ऊंचाई तक काम कर सकता है? 30 किलोमीटर तक ऊंचाई तक काम कर सकता है। 400 किलोमीटर तक की दूरी से मतलब लक्ष्य को साध सकता है। लेकिन 600 किलोमीटर तक की क्या कर सकता है? निगरानी कर सकता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे 400, ठीक है। S-400, ठीक है, के समान अन्य प्रणाली कौन कौन सा है? तो बहुत सारा है, ठीक है। भारत ने भी अपने बनाया ना समर, हमने बनाया ना समर। समर क्या है? हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है ना समर। हमने भी बनाया, समर को बनाया। उसी तरह बहुत सारे देश का है, ठीक है। थार का आप लोग जो देखते हैं, थार जो देखते हैं, थार जो कहते हैं गाड़ी होता है, एक्चुअली में ये एयर डिफेंस सिस्टम है थार, ठीक है। किसका एयर डिफेंस सिस्टम थार है? यूएसए का है, ठीक है। यूएसए। अगर पूछेगा यूएसए का थार है। पैट्रियट की बात करेंगे, ध्यान में रखें, तो ये भी यूएसए का है। आयरन डोम की बात करेंगे, चर्चा में रहा है, ठीक है, इजराइल का है ना। आयरन डोम अभी खूब चर्चा में रहा ना, इसके साथ फिलिस्तीन के साथ जो, सॉरी फिलिस्तीन नहीं कह सकते, क्या नाम है उसका आतंकवादी समूह का? हमास। पैलेस्टाइन। हमास, ठीक है। हमास हमास। को भारत आतंकवादी समूह मानती है कि नहीं मानती है? नहीं मानती है। मानती है। नहीं मानती है, ठीक है। हम लोग भले ही कह रहे हैं लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इसको आतंकवादी समूह नहीं माना है, ठीक है। ध्यान में रखें, इसके पीछे कारण है, कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है। थार की बात करें, ये आगामी मिसाइल प्रणाली, क्योंकि ये केवल एक प्रकार का मिसाइल दाग सकती है, किसी फाइटर जेट को नहीं रोक सकती है। बहुत बड़ा दिक्कत है, फाइटर जेट को नहीं रोक सकती, लेकिन S-400 फाइटर जेट को भी रोक सकती है। पैट्रियट की बात करेंगे तो ये एडवांस कैपेबिलिटी 3, ठीक है, PSC-3 यूएसए का। ये 400 किलोमीटर की दूरी तक हवाई लक्ष्यों को रोक सकता है, सॉरी 180 किलोमीटर तक रोक सकता है। आयरन डोम की बात करें, कम दूरी से रॉकेट है, तोप खानों के गोलों 4 से 70 किलोमीटर को रोक सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन S-400 अभी तक जितना भी दुनिया ने बनाया है ना, जितना भी बहुत एयर बड़ी डिफेंस सिस्टम बना है ना, सबसे बढ़िया जो है, सबसे बेस्ट जो है S-400 है। लेकिन रसिया ने भी यहाँ पे चाल कर दिया, ठीक है। S-400 हमसे भी बेच दिया, S-400 चाइना को भी बेच दिया, तो समझ रहे हैं। हमें भी बेच दिया है। और उसे भी बेच दिया, सही बात है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो थार यूएसए का है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे, जिसको PSC कहते हैं, ये भी यूएसए का है। आयरन डोम की बात करेंगे, इजराइल का है, ठीक है। समर की बात करेंगे, भारत का है, ठीक है। और S-400 की बात करेंगे, रूस के द्वारा विकसित है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम है। चौथा बोंगो सागर, चौथा बोंगो सागर 23, और पांचवा कारपेट अभ्यास हुआ है, किसके साथ होता है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के बीच होता है। भारत और बांग्लादेश की नौ सेनाओं का बीच का युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ है? बोंगो सागर और कारपेट। विशाखापट्टनम। ध्यान में, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में हुआ। कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। भारतीय नौसेना के जहाज कुठार, किल्टान और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर ने इसमें मतलब क्या किया? तो पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। इसी के तहत आपका डिफेंस समाप्त होता है। एक बार मैं एक रिवीजन करवाता हूँ, आप लोग जरा सुनिएगा, ठीक है। बात करेंगे क्या? हरिमो शक्ति की बात करेंगे, ठीक है। मलेशिया के सेनाओं के साथ हुआ है, ठीक है। उमरोई मेघालय में हुआ है, ठीक है। अगर पूछेगा ये 2023 वाला, 2022 वाला कहाँ पे हुआ, तो आपको ध्यान में रखिएगा, मेघा कहाँ पे हुआ है? तो मलेशिया में हुआ था, ठीक है। मलेशिया। चौथा गोवा मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नेवल का एक्सरसाइज है, ठीक है।
रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। गोवा में हुआ। हिंद महासागर उसे तटवर्ती सीमा से लगे 12 देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चेतक हेलीकॉप्टर की बात करें, 2027 तक सेना से चेता और चेतक हेलीकॉप्टर को हर चरणबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा। चेतक की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। 1962 में फ्रांस की मदद से इसे बनाया गया था। सियाचिन में ऑपरेशन करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। सियाचिन सीमा विवाद की बात करेंगे तो भारत और चीन के साथ नहीं है, भारत और पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एससीएल परसेंट की बात करें, क्या है, क्या हेलीकॉप्टर है, ठीक है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया? एचएलए के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। 10वां आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो जकार्ता में हुई है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। 14वां ब्रज अभ्यास की बात करें, ब्रज प्रहार अभ्यास किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है, ध्यान में रखना है। कहाँ पे हुआ? तो उमरई मेघालय में हुआ है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, क्या है तो ध्यान में रखना है। चीन और पाक सीमा पे S-400 को तैनात कर दिया है। S-400 रशियन मेड है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को भेज सकती है, सतह से हवा में मार कर सकती है, ठीक है। विकसित लंबी, ठीक है, लंबी मार करने वाली प्रणाली है। यह ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, यहाँ तक कि लड़ाकू जेट को भी उड़ा सकती है। थार की बात करेंगे, यूएसए का है, लेकिन लड़ाकू विमान को नहीं उड़ा सकती है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी की बात करें, ये भी यूएसए की। आयरन डोम की बात करेंगे तो इजराइल की है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। चौथा बोंगो सागर एक्सरसाइज की बात करेंगे, ठीक है। चौथा बोंगो सागर, ठीक है। 2023, 23 का मतलब क्या है? 2023। अब पांचवा कारपेट किसके बीच हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश के बीच हुआ है। कहाँ पे हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ, ठीक है। विशाखापट्टनम। भारतीय जहाज, कुठार, किल्टान, समुद्री गश्ती विमान, ड्रोन, ये सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब नेवल का एक्सरसाइज था, ठीक है। ध्यान रखिए। आज आपका क्या है? सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन मुख्यतः सेट वगैरह हम लोग करते हैं, बाकी 5 दिन पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सेट करेंगे, ठीक है।